माँ, आप चाय में चीनी बहुत डालती हैं। अंकुश का स्वर तलक था। क्या करूं, कभी कभी अंदाजा नहीं मिल पाता है। बिमला के स्वर से लाचारी स्पष्ट थी। एक ही काम आप रोज करती हैं, तब भी सही नहीं कर पाती। अंकुश के कथन पर बिमला का मन भीग गया। ये वही अंकुश था जिसके लिए वह हर तरह से नए नए नाश्ता तैयार करके देती थी। तब अंकुश को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इधर कुछ सालों से बिमला का हर तौर तरीका उसे नागवार लगने लगा था। बहुत सुरीली तो पहले से ही बिमला को नापसंद करती थी। अब अंकुश भी माँ के हर काम में खोट निकालने लगा था। 85 वर्षीय बिमला में पहले जैसी तेजी नहीं थी, फिर भी वह काम काज से पीछे नहीं हटती। भगवान की दया से वह अब भी तमाम बीमारियों से मुक्त थी। न हाई ब्लड प्रेशर था, न ही शुगर। रिश्तेदार नातेदार आज भी बिमला का मान रखकर उससे मिलने जुलने आते रहते थे। बिमला सबका ख्याल करती, मगर अंकुश को यह सब पसंद नहीं था, सिवाय ससुराल के। यहाँ तक कि दोनों सगी बहनों से भी उसे खास लगाव नहीं था। ये ठीक था कि अपनी दोनों सगी बहनों की परवरिश और शादी ब्याह उसी की जिम्मेदारी थी, जिसे उसने बखूबी निभाई। मगर खुद के अहंकार ने बहनों में दूरी खड़ी कर दी। इस वजह से उनका भी मन अंकुश से खिन्न था। अब वह कभी कभार उससे मिलने आती। ऐसे ही एक दिन बिमला की सगी भतीजी रवीना मिलने आ गई, तो अंकुश ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। जब वह चली गई तो कहने लगा, तुम्हारे भाई की लड़की है, तुम मान सम्मान दो। क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? बिमला से रहा न गया। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। भूल गए जब तुम्हारे पिता ने हम 4 लोगों को मझधार में छोड़कर दूसरी शादी कर ली, तब इन्हीं भाइयों ने हमें सहारा दिया। बिमला के पति रामकुमार सरकारी नौकरी में थे। अपने से आधी उम्र की लड़की रीतू, जो उनके ऑफिस में काम करती थी, से इश्क कर बैठे। तब उनकी उम्र 36 साल की थी, वही रीतू की 19 साल। वह गर्भवती हुई तब उसके माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि अब उसका इस घर से रिश्ता खत्म। उसी से शादी रचाकर जिंदगी गुजारी। रीतू बेहद खूबसूरत थी। रामकुमार भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः लोक लाज के भय से नौकरी से इस्तीफा देकर पुणे भाग गए। बिमला के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। तब उसके दोनों भाइयों ने उसे अपने घर में पहना दी। अंकुश 7वीं में पढ़ रहा था। बिमला की भाभियां इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं थी। वह नाक भौं सिकोड़ती रहती, मगर भाइयों के आगे उनकी एक न चली। बाद में अंकुश को एक चचेरे भाई ने सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी लगवा दी। बाद में प्रमोशन पाकर वह सम्मानित पद पर पहुंच गया। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी अंकुश के पास, सो उसमें अहंकार आ गया। जिसे अपने पिता से शिकायत होनी चाहिए थी, वह रिश्तेदारों से चिढ़ा हुआ था। एकांत पाकर बिमला रवीना से कहने लगी, अंकुश कहता है कि मेरा सब अंग ठीक से काम कर रहा है, मैं क्यों मरूंगी? उनके कंठ रूंध गए। भला कोई अपनी माँ से ऐसे कैसे कह सकता है? कैसा बेटा है जो माँ की मौत का इंतजार कर रहा है? ये सुन के रवीना को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे बुआ से लगाव था। पिता और चाचा के जाने के बाद सबसे करीबी बुआ ही थी। वह जब भी उनसे मिलती तो उसमें उसे पापा का अक्स नजर आता। कहती भी थी कि बुआ ही बची है, बाकी तो एक एक कर कर सब चले गए। ये बुआ से मेरी आखिरी मुलाकात थी। 1.5 महीने बाद खबर आई कि बुआ का एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वह चल बसी। बुआ की तबीयत अंदर से नासाज होगी, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि वह असहज महसूस कर रही है। जानती होगी कि कोई नहीं चाहता कि वह अब जिंदा रहे। बेटियों का अपना परिवार और बंदिशें हैं, चाहने और निभाने में फ़र्क होता है। ये बात बुआ जी बखूबी जान चुकी थी। तभी तो जाते जाते भरे मन से बोली, भगवान मुझे उठा ले, अब जीने की इच्छा नहीं रही। मैंने आंसुओं को पोंछा और भागते हुए आई। बुआ की अर्थी उठने ही वाली थी। थोड़ी देर बाद उनकी दोनों बेटियां भी आ गई। मैंने बुआ के चेहरे को देखा, उसमें परम संतोष का भाव नजर आया, मानो परमानंद में विलीन होने जा रही हो। सच, मौत से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। जिंदगी से 1000 शिकायतें होती हैं। गोरी लंबी खूबसूरत बुआ जी की प्रति फूफा जी के दिल में ऐसी कौन सी वृत्तृष्णा जागी जो उनका परित्याग करके रीतू के साथ भाग गए?
ये आज भी मेरे दिल को कचोटता है। तब मैं काफ़ी छोटी थी और नासमझ भी, मगर आज जब बुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव देखे तो मैं भी खुद को रोक न सकी। आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये खुशी और उनसे बिछड़ने के दोनों के थे। खुशी इस बात की थी कि वह उस बेगाने दुनिया से बहुत दूर जा रही थी, जहाँ समय के साथ खून के रिश्तों का भी रंग फीका पड़ने लगता है। बिछड़ने का इसलिए कि अब रिश्ते का वह छाव नहीं मिलेगा जो मेरे पापा का एहसास दिलाती